नमस्कार। एचएनएन पर वक्त हो गया है क्वेश्चन आवर का। 2014 में जब देश की जनता ने बीजेपी को सत्ता दी थी, तब पीएम मोदी ने अक्टूबर 2014 में एक योजना लॉन्च की थी जिसका नाम था सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसके तहत सभी सांसदों को 3 चरणों में 3-3 गांवों को गोद लेना था और उन गांवों को विकसित करना था। 10 वर्ष बीत गए, पता नहीं कितने गांव आदर्श बने और क्या क्या सुविधाएं दी गई होंगी। सरकारी आंकड़ों में योजना को सफल बताया गया है। अब उत्तराखंड में धामी सरकार ने हर एक ब्लॉक से 5-5 गांवों को आदर्श गांव बनाने की बात कही है, लेकिन विपक्ष इसे लेकर कई सवाल पूछ रहा है। इसी पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ये जो निर्णय लिया है, एक ब्लॉक से 5 गांवों को आदर्श ग्राम बनाने की जो इनकी योजना चल रही है, अच्छी बात है। अगर आदर्श ग्राम बनाएं और गांवों का विकास हो, पंचायतों का विकास हो। हम तो ये पूछना चाहते हैं कि जो इनके सांसदों ने जो गांव गोद लिए थे, उन गांवों की स्थिति क्या है? वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई जो जरूरी चीज़ें होती है, वो सुविधाओं का बहुत बड़ा अभाव। विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने को कहा है। शासन प्रशासन के साथ में मिलकर के उन गाँव को और बेहतर बना करके वहाँ पर कि जो हमारी बेटियां हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उन सबको वो सुविधाएं देने का काम करेंगे जो शहरी क्षेत्रों में मिलती है। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने अपनी इस पहल को दिखा करके बता दिया है कि पूरे प्रदेश के अंदर चौमुखी विकास हो रहा है। बैठक के दौरान किया जाए, ग्राम सभाओं के स्थापना दिवस उत्सव के रूप में मनाए जाए। स्थापना दिवसों में संबंधित गाँव के प्रवासी लोगों को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाए। इनके सांसद गांव में जाते नहीं, वहाँ जाते हैं किसी कार्यक्रम में, उन्होंने घोषणा कर दी कि भाई ये गांव हम गोद ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद मुड़ के भी नहीं देखते। उन गांवों का बहुत बुरा हाल है। जो केंद्र से जो बजट आ रहा है, पहले ये कोई पहला मौका नहीं है जब केंद्र से जो बजट मिल रहा है। केंद्र से पहले भी कई बार बजट आए हैं, लेकिन वो बजट का पैसा जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, उनकी स्थिति आज भी खराब है। सरकार इस दिशा में अगर गंभीर होती तो आज तक आदर्श ग्राम कई बन चुके होते, पूरे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो जाता। सड़कें वहाँ पे नहीं है, कई गांव ऐसे हैं कि वहाँ पे कच्चे मार्गों से लोगों को गुजर कर जाना पड़ता है। आदर्श ग्राम के लिए योजना लेके आए हैं, बजट भी आया है, तो सरकार को अब इस पर गंभीरता दिखानी चाहिए। तो क्वेश्चन आवर में आपने रिपोर्ट देखी, यानी कि ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक और बड़ा कदम, यानी कि हर ब्लॉक से 5 गांव को आदर्श गांव बनाएं, इस तरीके के निर्देश दिए गए हैं जो पंचायत राज की बैठक हुई थी। और बड़ा महत्वपूर्ण और बहुत सारे चीज़ें इस बैठक में आई हैं निकल कर, जिसमें कि गांव की तस्वीरों को किस तरीके से बदला जाए। खुद सीएम ने यह भी कहा कि पूरे देश में उत्तराखंड के जो आदर्श गाँव बने उनका एक नाम हो, एक अलग पहचान हो, और हमें गाँव की पंचायतों को भी और सशक्त करना होगा। शहीदों के नाम पर जो वहाँ पर जो द्वार बन रहे हैं उनके नाम हो, पंचायतों में जो भवन बन रहे थे उनके लिए धनराशि को बढ़ाने की बात हो। ये तमाम चीजें हुई हैं। इससे गांव की तस्वीर कितनी बदलेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है। चर्चा शुरू करते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं और मैं सबका स्वागत कर लेता हूं। भाजपा से प्रवक्ता हमारे साथ नवीन पिरसाली जी हैं, बहुत स्वागत है आपका नवीन जी। हमारे साथ अमरिंदर बिष्ट जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है अमरिंदर जी आपका। और हमारे साथ यूकेडी से प्रवक्ता दीपक रावत जी हैं, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हरीश मैखुरी जी, वरिष्ठ पत्रकार, लाइव जुड़ गए हैं। हरीश मैखुरी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं चर्चा की। नवीन पिरसाली जी, आपसे सवाल है कि बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई और बहुत जो चीज़ें सामने निकल कर आई हैं, ये लगता है कि इन पर अगर ठीक ढंग से काम किया जाए तो गाँव की तस्वीरें बदलेंगी। बिल्कुल रवि, आपने सही कहा। देखिए, कई सालों से कई गाँव तक विकास नहीं पहुँच पाया है आज़ादी के बाद भी, और हमारी सरकार ने इसका संज्ञान लिया। पिछले चुनाव में भी आपने देखा था, कुछ गाँव ने चुनाव का भी बहिष्कार किया था, वहाँ पर सुविधाएं नहीं थी, तो सरकार ने तुरंत संज्ञान उस वक्त भी लिया था। और जैसे कि हमने कहा था कि आचार संहिता खत्म होने के बाद उस पर प्लानिंग की जाएगी, और मुख्यमंत्री जी ने बड़ी ईमानदारी से उसमें प्लानिंग करते हुए आगे का रोड मैप तैयार किया है, और जो आपके सामने आज है। और मैं समझता हूं कि हमारी सरकार, जैसे हमने पहले भी कहा कि जनहित की सरकार है, जनता के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने जिस प्रकार अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया है, तो सरकार उस जनादेश का सम्मान करते हुए जनता के हितों में कार्य कर रही है। और एक पर्वतीय शैली में उत्तराखंड की विरासत को आगे बढ़ाने का काम गाँव के द्वारा जो मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है और आगे उसकी प्लानिंग की है, बहुत ही सराहनीय है, और उसकी चर्चा जरूर होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार सरकार प्रतिबद्ध है विकास के लिए, तो हमारी सरकार इसको करके रहेगी, और मैं समझता हूं और बहुत अच्छा इसका इम्पैक्ट गांव में पड़ेगा। ठीक है, लेकिन विपक्ष ने कई सवाल उठाए। अमरिंदर बिष्ट जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता हैं। अमरिंदर जी, कई सवाल हैं आप लोगों के, क्यों ये सवाल उठाने की आप लोगों को नौबत आई? क्या दिक्कत है? कहाँ पर आपको लगता है कि ये जो चीज़ें आ रही हैं ये नहीं हो पाएंगी, या होंगी तो ठीक नहीं है?
नहीं, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये नहीं हो सकता। कोई भी काम ऐसा नहीं होता जो नहीं हो सकता है। जी। हो सकता है, लेकिन हम जब नीयत देखते हैं तो तब सवाल उठाते हैं, सवाल उठते हैं। और आप देखेंगे कि 2014 में जब प्रधानमंत्री जी ने कार्यभार संभाला था और उसके बाद उन्होंने प्रत्येक सांसद को ये जिम्मेदारी दी थी कि वो आदर्श सांसद ग्राम बनाए और अपने क्षेत्र में जाकर के कुछ गांवों को गोद लें। आपको यकीन नहीं आएगा कि वो गांव तब से लेकर के आज तक वो गोद में ही रह गए, वो गांव चल ही नहीं पा रहे हैं। और अभी आप 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ और आपने देखा होगा कि कुछ सांसद आदर्श गांव भी ऐसे थे जिन्होंने जो है चुनाव का बहिष्कार किया। स्वयं मैं जिस विधानसभा से आता हूं उस विधानसभा में भी एक गांव था जिसको इन्होंने गोद लिया था और उस गांव ने क्यारा उसका नाम है जी। और उन्होंने जो है उसका बहिष्कार किया। टिहरी तो लोकसभा। जी टिहरी गढ़वाल में। इसलिए एक तो पहली बात इनकी नीयत पर शक होता है। दूसरी बात, जो मैं अभी आपकी रिपोर्ट को देख रहा था और आपकी रिपोर्ट में कहा जा रहा था कि पहले 10 लाख पंचायत भवन को मिलते थे, अब 20 मिलेंगे। अब आप बताइए कि क्या 10 लाख रुपए में पंचायत भवन बन पाता है? कभी नहीं बन सकता। और मैं चूंकि पंचायतों से जुड़ा हुआ हूँ और मैं जानता हूँ कि एक पंचायत भवन को जो बनाने के लिए पहले से ही 22 लाख रुपए मिल रहे थे, तो अब आप कह रहे हैं कि हम 10 लाख से उसको 20 लाख कर रहे हैं। तो ये एक वातावरण बनाने वाली बात है। आप अभी देखिए राजीव गांधी सेवा केंद्र जो बनता है ग्राम पंचायतों में, जिसको पंचायत भवन कहते हैं, उसका एस्टिमेट कितना है? आप पंचायतों में पुराने देख लीजिए, अगर मैं झूठ कह रहा हूँ तो सब उसी में है। दूसरी बात, कह रहे हैं कि वहाँ पर शहीदों के नाम पर जो है स्वागत द्वार बने या कोई भी स्मृति स्थल बने या सड़कों के नाम, ये कोई नई बात नहीं है। ये पहले से बन रहे हैं। ये राज्य वित्त हो, केंद्रीय वित्त हो, जिला योजना हो, तो उन योजनाओं से पहले से ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और जो देश के लिए जो सैनिक शहीद हुए हैं उनके नाम से पहले ही बनाने की परंपरा है। इवन जो लोग भूमि दान देते हैं उनके परिवार के बुजुर्ग के नाम पर भी इस तरीके के स्मृति स्थल बनाने की परंपरा है। तो ये बहुत सारी बातें हैं। सरकार मेरी समझ नहीं आ रहा है कि इस बात को ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये सब कुछ करना है। ये तो पहले से हो रहा है। ठीक है। आरोप ये है कि नया नहीं है कुछ। नया कुछ नहीं है। अच्छा। नया इसमें कुछ नहीं है। दूसरी बात कि आदर्श बनाने की जो बात है, हम तो ये कह रहे हैं कि प्रत्येक ग्राम को आदर्श होना चाहिए। उसमें 5 ग्राम को ही आदर्श कैसे बना सकते हैं? अब आप देखेंगे इसमें रवि भाई, ये आदर्श बनाने का जब मानक देखा जाएगा तो ये क्या करेंगे, जो सड़क के नज़दीक जो गांव हैं, जो ऑलरेडी जो गांव में सारी सुविधाएं पहले से ही मौजूद हैं, उस गांव को आदर्श नाम देने का ये करेंगे। क्या सरकार ये भी करेगी, ये बताएगी कि जो गांव विकास की मुख्य धारा से जो कटा हुआ है, जो अंतिम छोर का गांव है, जहां मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंची है, उस गांव को हम आदर्श गांव बनाएंगे? क्या ऐसी कोई मंशा है? ठीक है, इस पर ठीक है। आपके सवालों को मैं जवाब लूंगा, लेकिन यूकेडी का पक्ष ले लेते हैं। दीपक रावत जी, यहाँ पर बात हो रही है कि हर ब्लॉक से 5 आदर्श गांव बनाए जाएंगे। बजट को भी बढ़ाया गया है, पंचायतों की तस्वीर बदलनी चाहिए, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा। बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई। यूकेडी किस नज़रिए से इस बैठक को देखती है और सरकार के इन दावों को? अगर मैं आज मुख्यमंत्री जी की बात को सच मान लूँ कि भविष्य में 475 गांव जो है, जो हिसाब उन्होंने 75 ब्लॉकों में, हर ब्लॉक में 5 गांव, 475 गांव बनते हैं, वो अब आदर्श गांव की श्रेणी में आने वाले हैं। तो इससे अच्छी बात इस प्रदेश के लिए, यहाँ के जनमानस के लिए और यहाँ के मूल निवासियों के लिए कुछ नहीं हो सकती। लेकिन जब मैं 2014 की प्रधानमंत्री जी के आदर्श ग्राम सांसद द्वारा गोद लिए वाले जो जुमला उन्होंने दिया था इस देश को, उसकी चर्चा करता हूँ या सोचता हूँ, तब आज मुझे 5 गांव भी नजर नहीं आ रहे 10 साल में। 2014 से और 2024 में हम बैठे हुए हैं। आप लिख के बताइए, आप तो पत्रकारिता में हैं, आप अपनी जानकारी में बता दीजिए कौन से सांसद के द्वारा, यहाँ 2 बार सांसद चुनाव हो चुके हैं, एक आदर्श गांव बता दीजिए जो उन्होंने गोद लिया था। हो सकता है सांसद फेल हो गए हो, लेकिन जो देखिए मानना पड़ेगा ना फिर। देखिए अगर सांसद फेल हुए हैं तो ये मानना पड़ेगा कि हमारे सांसद फेल हुए हैं। एक बार नहीं, 2 बार हो सकता है वो फेल हुए, लेकिन जो अब होगा वो ठीक होगा। मैंने पहले कह दिया है, अगर मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि आदर्श गांव बनेंगे और 475 आदर्श गांव, 16,675 जो गांव हैं उनमें से अगर 475 गांव आदर्श गांव बनते हैं, और मुख्यमंत्री जी ने तो एक कदम और आगे बढ़ा है कि पूरे देश में जब 100 आदर्श गांवों को
चुना जाए तो उसमें से 10 गांव उत्तराखंड के होने चाहिए। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा विजन है मुख्यमंत्री जी का, और प्रयास करेंगे अगर सभी लोग मिलकर काम करेंगे तो इस प्रदेश के लिए अच्छा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जुमलों की सरकार है, यह वास्तविकता से कोसों दूर है। अगर इनकी बात होती तो क्या मैं मान चलूं कि इनके सांसद जो थे, जो इनके विधायक हैं, ये किसी काम के नहीं रहे। जो प्रधानमंत्री जी की बात को आज सत्यापित नहीं कर पा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की घोषणा को सत्यापित नहीं कर पा रहे हैं, तो कौन से सांसदों के ऊपर कौन सा उत्तरदायित्व, कौन सी जिम्मेदारी आप हम समझ रहे हैं कि मानकर चलेंगे। आप विधायकों की बात कर लीजिए, 70 विधायक पूरे हमारे विधानसभा उत्तराखंड से आते हैं, उन्हीं को जिम्मेदारी दे दीजिए। आप बताइए ना, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, कांग्रेस को हो, निर्दलीय कोई भी हो, उन्हीं को जिम्मेदारी अगर दे दी जाए तो उनके गांव उनका आप हिसाब किताब लगाइए। तो ये जो बोलना और उसके लिए कार्य योजना बनाना और जो ग्राउंड लेवल में उस काम को करना, उससे कोसों दूर है। और अभी तक मैं सिर्फ उस बात में, उस जुमले में आया हूं जिसकी आपने शुरुआत करी है। आदर्श गांव की परिभाषा क्या है, प्रधानमंत्री के आदर्श गांव की परिभाषा क्या है और मुख्यमंत्री के आदर्श गांव की परिभाषा क्या है, दोनों में विरोधाभास है, दोनों में बहुत ही ज्यादा विरोधाभास है। आप देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी की बात में मानूं तो उसमें तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो आज अगर मुख्यमंत्री जी की बात को हम मान के चले हैं कि इस प्रदेश के लिए वो करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा विचार है, लेकिन क्या उनको उपयुक्त सहयोग मिलेगा? क्या वो इस कार्य को जो उसकी योजना है, जो आज उन्होंने कहा कि हम बनाएंगे, एक आदर्श गांव बनाएंगे, क्या ये उसको धरातल पे उतार पाएंगे? क्या उनको उनके सांसदों का या उनके विधायकों का उनको सहयोग मिलेगा? और तो और जो ब्यूरोक्रेसी है, जो मेन ब्यूरोक्रेसी है, जो कि कार्य को गांव में स्थापित कर, उसको कार्य को शुरू करने से लेकर अंतिम तक जो जिम्मेदारी है ब्यूरोक्रेसी की होती है, वो क्या उसको सहयोग मिल पाएगा? ये सारे ऐसे बहुत से प्रश्न हैं। जब इन प्रश्नों को देखा जाता है तब लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक जुमला प्रधानमंत्री ने 2014 को देश को दिया था, अब एक जुमला हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश को आज दे दिया है। ठीक है, मैं वरिष्ठ पत्रकार हरीश मैखुर जी के पास जा रहा हूँ। हरीश मैखुर जी, जो बैठक हुई और जिसमें इस तरीके के दिशा निर्देश दिए गए कि इस तरीके से काम होना चाहिए, ये कितना महत्वपूर्ण है राज्य के लिए? नहीं, ऐसा है कि पंचायत के संदर्भ में जो जी पंचायत के संदर्भ में जो आज मुख्यमंत्री जी ने बैठक की, वो बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है जी। और कम से कम कोई मुख्यमंत्री सीधे पंचायतों की बैठक ले, ऐसा मैंने उत्तराखंड में पहले तो देखा नहीं है। पहले पंचायत मंत्री जो भी होते थे, जिनके पास चार्ज होता था, वही देखते थे। तो मुख्यमंत्री जी विषय में देखने को मिलेगा, ऐसी हमें उम्मीद है। अब जहां तक केंद्र की जो आदर्श गांव की परिभाषा है और जो उत्तराखंड की परिभाषा है, उसमें विभेद इसलिए है कि राज्यों में प्रत्येक राज्य की आदर्श गांव की अपनी व्यवस्था है, अपने मानक है, वो राज्य की परिस्थितियों के अनुरूप हैं। और जो केंद्र तय करता है वो पूरे भारत के लिए तय करता है, तो इसलिए थोड़ा सा विभेद उसमें दिखने को मिलता होगा जी। लेकिन निश्चित रूप से जो पंचायतों के लिए कदम उठाए जाने चाहिए, पंचायत राज की जो परिकल्पना है, उसमें हमारा प्रधान और प्रधानमंत्री एक ही तरह की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया था पंचायत राज। तो उसमें यह है कि पंचायतों को अपने हकूक पूरे मिले। पंचायतें अपना, पुराने जमाने में तो न्याय पंचायत भी होती थी, वो निर्णय भी कर देते थे, वहीं डिसीजन ले लेते थे। अब वो पता नहीं, न्याय पंचायत का जियो तो है लेकिन न्याय पंचायत है नहीं। अब पहले कम केस जो है कोर्टों में आते थे, तो वो न्याय पंचायतें पुनर्जीवित हों, पहला तो सुझाव ये है हमारा। और दूसरा ये है कि जो पंचायतें हैं उनको अधिकार संपन्न बनाया जाए। आज तो सरकारी सेटअप में जो ग्राम पंचायत अधिकारी होता है, या जो जिसको हम लोग ग्राम विकास अधिकारी भी कहते हैं, दो तरह के अलग अलग कैटेगरी हैं। तो एक तो इनका एक ही बनाया जाए, ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी एक ही हो, पहले अलग अलग होते थे। तो उनको थोड़ा सा अधिकार संपन्न भी किया जाए, और वो गांव के परिसीमन से लेके और गांव की जनसंख्या, उसके सुविधाओं का और उसका जो प्रारूप है तैयार कर सके विकास कार्यों का। और जो गांव के विकास कार्य हैं वो प्राथमिकता से जो ब्लॉक को जाते हैं, बीडीसी बैठक में जाते हैं, उनको बीडीसी बैठक जो है स्वीकृत करे, तो तब तो जाके कुछ विकास होता है। जिला योजना से, जिले की तरफ से
गांव वालों पे थोपी गई योजनाओं को गांव वाले उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। गांव वाले अपनी जरूरत की योजना के लिए, उन्हें पानी की जरूरत है, पता चला शौचालय आ रहा है, उन्हें स्कूल की जरूरत है, पता चला कि पानी की स्कीम आ रही है, उन्हें पुलिया की जरूरत है, पता चला सड़क आ रही है। और दूसरा, गांवों को मैं तो बहुत दिन कहता हूँ, गांवों को मोटर सड़क से जोड़ना आवश्यक है। अभी तक चमोली जिले में या तो करीब 60% गांव सड़क से नहीं जुड़े हैं, लेकिन उत्तराखंड का एवरेज हम निकालते हैं तो 40% गांव जो हैं वो सड़कों से नहीं जुड़े हैं। तो सरकार निश्चित रूप से गांवों को सड़कों से जोड़ने का, मोटर सड़कों से जोड़ने का एक अभियान चलाइए कि एक भी हैमलेट, एक भी ग्राम सभा बिना मोटर मतलब सड़क के ना रहे। तो तब तो कोई अचीवमेंट है, वरना 70 साल से उत्तर प्रदेश और करीब 23 साल से, मतलब हम लोग उसमें से घटाएं तो 23 साल से उत्तराखंड में हम देख रहे हैं। तो अगर हमारे आज भी 60% गांव सड़कों से नहीं जुड़े हुए हैं, तो दोनों पार्टियों की सरकारें यहाँ पे रही हैं, वो दोनों पार्टियां इसके लिए लाइबल हैं। ये नहीं कह सकते कि जो सत्ता में है वही है लाइबल। भाई आप भी 30 साल सत्ता में रहे तो महत्वपूर्ण है, जिम्मेवारी बनती है इन चीजों की ओर भी ध्यान देना। तो मतलब जिम्मेदार विपक्ष की तरह भूमिका निभानी है, सजेशन भी देना है, आलोचना करिए, आपका राइट है, लेकिन सरकार को सुझाव भी देंगे तब तो होगा। जी बिल्कुल ठीक है आपने। और मैं नवीन जी के पास एक बार फिर जा रहा हूँ। नवीन जी, बहुत सारे सवाल उठ गए, सांसदों का जिक्र हो गया, आदर्श गांव की जैसे ही बात आई तो सांसदों का जिक्र हो गया। आरोप ये भी लगे कि कई ऐसे गांव थे वोट बहिष्कार हुआ तो निसंदेह वहाँ पर काम नहीं हुआ होगा। तो ये कैसे विश्वास दिलाया जाए कि जो वहाँ पर काम नहीं हुआ है, जब मुख्यमंत्री गंभीर हुए हैं? ये भी अच्छी बात है कि पंचायतों की बैठक ले रहे हैं मुख्यमंत्री, जो हमारे सबसे छोटी कड़ी है, तो कैसे विश्वास दिलाया जाए? एक परिभाषा है कि क्या परिभाषा है आदर्श गाँव की? देखिए, आदर्स गांव की अगर परिभाषा की बात करें तो वहाँ पर सड़कों का निर्माण होना चाहिए, पेयजल सुविधा, स्वास्थ्य, शिक्षा और इन सभी का वहाँ पर ज़रूरत के मुताबिक पूर्ति होनी चाहिए। ये एक आदर्श गांव की परिभाषा है कि ये मूलभूत सुविधाएं वहाँ पर होनी चाहिए जी। और हमारे सांसदों में काफ़ी गांव गोद लिए थे और इन सभी सुविधाओं को वहाँ पहुँचाने का उन्होंने प्रयास किया। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं हुआ, और बहुत सारी चीज़ें हुई। 15-16 गाँव लगभग गोद लिए गए थे। उन गाँव में सारी सुविधाएँ पहुँचाने की कोशिश की और उसको आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 5-5 गांव का लक्ष्य रखा है प्रत्येक ब्लॉक से, तो एक बहुत सराहनीय कदम है। और जैसे मैखुरी जी ने भी कहा कि विपक्ष का काम भी सुझाव देना है, हमेशा आलोचना करना नहीं होता है। और अमरेंद्र बिष्ट जी कह रहे थे कि 10 लाख से 20 लाख कर दिया, 20 लाख 22 लाख मिलता था पहले, 22 लाख नहीं मिलता है। जो भी वित्त आयोग की जो राशि है वो 10 लाख रुपए की है, और 10 लाख रुपए मनरेगा से भी मिल सकता है, उसमें ऐसा प्रावधान पंचायतों भवनों के लिए होता है। तो हमारी सरकार ने उसको 10 से 20 लाख रुपए कर दिया है, तो अब कुल मिला के 30 लाख रुपए तक की राशि भी उसमें मिल सकती है। तो राशि 10 लाख रुपए बढ़ चुकी है। ये आपको आपके ज्ञान के लिए, संज्ञान के लिए बता रहा हूँ, और आपके माध्यम से विपक्ष को ताकि बात पहुँचे कि वो भ्रम फैलाने की स्थिति ना करे कि सरकार हवा हवाई घोषणा कर रही है। सरकार बहुत गंभीर है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के लिए और इसको अग्रणी राज्य बनाने के लक्ष्य की ओर अग्रसित है। और मैं समझता हूं कि जिस प्लानिंग के साथ, जिस गंभीरता के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है, और बहुत जल्दी ही हम देखेंगे उत्तराखंड के कायाकल्प, और धीरे धीरे जो हो भी रहा है। ठीक है अमरिंदर बिष्ट जी, अभी आपके ही सवाल पर जवाब आया, उन्होंने कहा कि ये तो मान लीजिए ना 10 लाख रुपए बढ़ी है, अब ठीक है वो किसी अन्य मत से उसको किस तरीके से दिया जाए, ये तो मानना है कि 10 लाख रुपए बढ़ाई गई है, यानी जो मिल रही है सीधे 20 किया गया है, 10 से 20 किया गया, 10 लाख रुपए बढ़ाई गई है। लेकिन आपने कहा कि आप पंचायतों से जुड़े हुए हैं, तो निसंदेह जो है आपको इस पर जानकारी ज़्यादा है। लेकिन इसके अलावा जो आदर्श के गाँवों में बात आए कि इस तरीके से वहाँ पर सड़कों का जाल बिछे, बिजली पानी की व्यवस्थाएं हों, अच्छे स्कूल होने चाहिए, अस्पताल होने चाहिए, तभी तो एक आदर्श गाँव की परिकल्पना जो है साकार हो पाएगी। तो आप लोगों को विश्वास है कि इस बार जो मुख्यमंत्री धामी इसको लेकर चिंतित भी हैं, बैठक ले रहे हैं, तो कुछ तो काम इस पर होगा ही? देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसे मैखुरी जी ने भी और नवीन भाई आपने भी इस बात को कहा कि वही पहली बार जो है मुख्यमंत्री पंचायत की बैठक ले रहे हैं। मुख्यमंत्री पंचायतों की बैठक नहीं ले रहे हैं, मुख्यमंत्री पंचायती राज विभाग की बैठक ले रहे हैं। और कोई भी मुख्यमंत्री हो, ये नए नहीं है, आज तक जितने भी रहे हों, उन्होंने विभागों की समीक्षा की है, और इसी समीक्षा, विभागीय समीक्षा के क्रम में उन्होंने पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग की बैठक की समीक्षा की है जी। तो इसको इस रूप में मत लीजिए कि मुख्यमंत्री किसी ग्राम पंचायत की बैठक ले रहे हैं। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं। दूसरी बात, जो नवीन भाई ने कहा कि कुछ पहले मनरेगा से आता था और अब
अब जो है केंद्रीय वित्त से आएगा। आप दो बातें कह रहे हैं, इस बात को केंद्रीय वित्त से भी होता है और मनरेगा के थ्रू भी होता है। मैं कह रहा हूँ ना, मैं एक एक चीज बताता हूँ। राज्य वित्त से भी होता है, केंद्रीय वित्त से भी होता है। आप जिला निधि से दे दीजिए, आप जिला योजना से दे दीजिए, आप किसी भी बजट से दे दीजिए, तो उसमें क्या है, आप कहानी यहाँ से पकड़ लो, आप यहाँ से पकड़ लो। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, वो आपने तय किया। सवाल है कि बढ़ाया या नहीं बढ़ाया। ऐसा है, पैसा बढ़ाया, ऐसा है केंद्र। आप उसको मान रहे नहीं मान रहे कि हमने 10 लाख रुपए बढ़ाए हैं, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा। आपने उसको आप ये कह रहे हैं ना, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, नहीं तो आपको समझ आ जाना चाहिए ना। मेरे को तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम पंचायत भवन बनाते थे। मुख्यमंत्री जी ने कहा 10 लाख से बढ़ाकर उसको 20 लाख कर दिया गया है, और आपकी समझ में आ नहीं रहा, आप उसको फिर घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सरकार की सराहना करने की बजाय, है, आपको समझ नहीं आ रहा नवीन भाई। मुझे बहुत समझ में आ रहा है। आपको मालूम है, ठीक है नवीन, आप जानते हैं कि पंचायती राज जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, क्या आपको उसकी समझ है? बिल्कुल समझ है। आप बताइए, बिल्कुल समझ आप बताइए कि मनरेगा का पैसा कैसे खर्च होता है? ग्राम पंचायत, आप मुझे बताइए, द्वारा होता है मनरेगा का जो पैसा है वो किससे खर्च होता है? गाँव के बजट से खर्च होता है ना, गाँव की बैठक में तय होता है। और मनरेगा 10 लाख आपके विधायक, आपकी सरकार वित्त आयोग से मिलता है। मेरी बात तो सुनिए, फिर बेकार की बात कर रहे हैं, 30 हो गया वो, फिर बेकार की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल आप गलत समझ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, आप पंचायती चुनाव लड़ते होंगे, लेकिन जानकारी आपसे ज्यादा मुझे है बिष्ट जी। अच्छा ठीक है, किसको क्या जानकारी है? ठीक है नवीन जी, अमरिंदर जी आएंगे। ठीक है, पंचायत की इससे में बैठे ही नहीं है, इससे भी थोड़ा आगे बढ़ेंगे, इससे भी आगे बढ़ेंगे। अच्छा यहाँ पे अच्छा ठीक है सर, प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, उसके बाद हमारी चर्चा जारी रहेगी। वहाँ पर ग्राम प्रधान भी होता है। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल HNN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध। हम हरियाणवी अब हर घर नल से शुद्ध जल पाते हैं। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। ये पहाड़ ही नहीं, हमारी पहचान भी है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। जब महिला घर संभाल सकती तो पंचायत भी संभाल सकती है। मेरा नाम प्रियंका है, मैं बड़गांव से सरपंच हूँ। मेरे महिला सरपंच होने से जो और महिलाएं हैं उनका भी आत्मविश्वास बढ़ा है कि महिलाएं पुरुषों के अकॉर्डिंग अब बराबर कार्य करवा सकती है और कर भी रही हैं। भारत और हरियाणा सरकार के सपोर्ट से नॉन स्टॉप हमारे सभी कार्य हो रहे हैं। गांव की सेफ्टी के लिए CCTV लगवा दिए, गलियां बनवाई। इस गांव में पानी की समस्या ज्यादा थी तो उसके लिए भी हमने RO लगवाए हैं। सरकार ने बजट भी कर दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य हो रहा है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी हो रहा है, खेलों में सपोर्ट मिल रहा है बच्चों को। मारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। हमारी सभ्यता ही हमारी विरासत है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारी चर्चा जारी है। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बात हो रही है कि जिस तरीके से पंचायती राज विभाग की बैठक हुई उसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें सरकार दावा कर रही है कि हम इनको पूरी तरीके से धरातल उतारेंगे। लेकिन विपक्ष के भी कई सवाल हैं और विपक्ष उन सवालों को पूछ रहा है कि कैसे उतारेंगे, जब ये चीज़ें नहीं हुई तो ये कैसे होंगी, इसको विश्वास दिलाना पड़ेगा। अमरिंदर जी के पास एक बार फिर से जा रहा हूँ। पंचायतों की बात हो रही थी, भाजपा ये कह रही है कि आप मानिए कि 10 लाख रुपये बढ़े हैं। मैं मानता हूँ 10 लाख रुपए बढ़े हैं, मैं आपके चैनल पर मान रहा हूं, लेकिन वो 10 लाख रुपए खर्च कहां होंगे ये पंचायत तय करेगी ना। उसको किसी राज्य की सरकार कैसे तय कर देगी, कोई जिले की सरकार कैसे तय कर देगी? उसके लिए हमारी जो योजना है, योजना का एक आकार जब बनता है तो उसके लिए सबसे पहले ग्राम पंचायत है,
जो मैखुरी जी ने भी जिस बात को कहा कि भाई पहले ग्राम पंचायत से योजना बननी चाहिए, फिर उसको बीडीसी में आना चाहिए, फिर जिला पंचायत में आना चाहिए, फिर जिला योजना में आना चाहिए, वो थोपी हुई योजना नहीं होनी चाहिए। अब बताइए ये तो एक अगर 10 लाख रुपए बढ़ा करके दिया है, नहीं आप कहिएगा ना, आप ये कहिए ना, देखिए मैं वही कह रहा हूं, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। अगर आपने अगर सरकार ने केंद्रीय वित्त में पहली बार नहीं हुआ, करोड़ों रुपए का बजट केंद्रीय वित्त से मिलते रहता है, और 2000 मतलब 14-15 के बाद जब से जिला पंचायतों की पावर को कम किया है, ग्राम पंचायतों की पावर को बढ़ाया है, तो आता है पैसा, तो वो एक अलग विषय है, ये रूटीन में आ रहा है। लेकिन आप उसको दिखा रहे हैं कि हमने इतना पैसा ले लिया। अगर कोई पैसा लिया है तो ग्राम पंचायत अपने हिसाब से उस पैसे को खर्च करे। आप ऊपर से कह दे रहे हैं कि इसको पंचायत भवन में लगाना है। पंचायत भवन में मनरेगा, राज्य वित्त या जो अन्य योजना है उनसे तो खर्च कर ही सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो आदर्श ग्राम बनाने की जो सरकार की जो परिकल्पना है, इसको फिर आपको मैं पहले से कह रहा हूं कि इनकी नीयत यदि काम करने की होती तो ये 5 गांव को चुनने की बात नहीं करते, ये पूरे प्रदेश की पंचायतों को आदर्श ग्राम बनाने की बात करते। मैं रवि भाई आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। हाँ, बिल्कुल रवि भाई, मैं आपको बता रहा हूं, कभी आपका कोई काम पड़ जाए गांव के प्रधान से और आप गांव की तरफ जाओ अगर, तो आपको प्रधान झोला उठा करके कहीं पर भी मिल जाएगा, रास्ते में मिल जाएगा, और वो आप उसको बोलेंगे कि मुझे ये फलाना प्रमाण पत्र बनाना है, वो मोहर लगाकर पैराफिट पर रखकर मोहर मार देगा उस पर और आपको दे देगा, पर आपका काम हो गया। लेकिन उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, उसका कोई कार्यालय नहीं है, प्रधान का कंधा ही उसका कार्यालय है। तो इसको लेकर के बात की जानी चाहिए कि कैसे ग्राम पंचायतों के जो भी डॉक्यूमेंट है उसका दस्तावेजीकरण हो, उसके चाहे वो राजस्व के अभिलेख हैं, चाहे उसके अन्य और भी जितने भी अभिलेख हैं, उसको लेकर के बात हो। तो जो पंचायत का मूल सवाल है उस पर तो आप बात करेंगे नहीं। आप ये कहेंगे कि केंद्रीय वित्त ने जो पैसा भेजा है उसको भाई पंचायत घर में खर्च कर दो। अरे हु आर यू, आप कौन है खर्च करने वाले? खर्च करेगी तो पंचायत करेगा, जैसा कि मैखुरी जी ने कहा कि प्रधान और प्रधानमंत्री जी ने अगर दिया है तो प्रधान खर्च करेगा, प्रधान तय करेगा। तो हो रहा है, आप वो कहां हो रहा है? ठीक है, आप क्यों कह रहे हैं कि वहां खर्च करो? वो मनरेगा से बना ले रहा है। आप फिर गलत बोल रहे हैं। आपका विधायक गलत बोल रहे हैं। आपका विधायक क्या कर रहा है? मनरेगा में इस वजह से थोड़ा पंचायत भवन की बात हुई है तो उसके लिए 10 लाख रुपए बढ़ाया गया है, ये बात हो रही है। अरे वो पंचायत भवन के लिए नहीं बढ़ाया गया है, आप मान क्यों नहीं मान रहे? वो केंद्रीय वित्त का पैसा आया है और आपकी सरकार कह रही है कि करेगा तो ग्राम पंचायत भवन में खर्च करो। जो सबसे छोटी सरकार है वहीं से प्रस्ताव जाएगा, वहीं से योजना जाएगी, लेकिन उस योजना के लिए फंड तो होना चाहिए, उस फंड को बढ़ाया गया है, ये है सिंपल। अच्छा ठीक है, नहीं मैं क्या कहा कर रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि वो तय करेगी ना सरकार, आप अपने हिसाब से। वो तो आपको जानकारी नहीं है, क्योंकि यहाँ शासन जानकारी आपको नहीं है, पंचायत भवन हमारी तो सरकार कर रही है, उसको जानकारी आपको नहीं पहुंच पा रही है। प्रस्ताव है वो शासन से तय होकर के जाता है। मैं आपको बताऊं रवि भाई, पंचायत भवन का जो प्रस्ताव आता है वो शासन से तय होकर के जाता है कि कहां किन पंचायतों में पंचायत। अच्छा ठीक, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। हरीश मैखुरी जी, इसी सवाल पर जो बहस हो रही है इसमें मुझे आपका एक्सपर्ट कमेंट के तौर पर चाहिए, उसके बाद फिर दीपक रावत जी के पास जाऊंगा। हरीश मैखुरी जी, जो चर्चा हो रही है सर बजट को लेकर, जिस तरीके से जो हमारी पंचायतें हैं वो उत्तराखंड की रीढ़ है, और पंचायतों के पास जो है ना, जो वन्य पशु हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, यदि उनके निस्तारण की, उनके लिए क्या ट्रीटमेंट उस गांव में अलग ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, जो वन्य पशु हमारे उनको नुकसान पहुंचाते हैं फसलों को जी। तो एक तो सबसे पहले जो गांव की खेती बाड़ी है, जो भी पंचायतें सुझाव दें, कुछ पक्षी ऐसे होते हैं कि तार बाढ़ के बाद भी आ जाते हैं वो खेतों में जी। तो जो भी ग्रामवासी जो है सुझाव दें कि उनकी खेती को बचाने के लिए, जंगली पशुओं से उनकी खेती को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है, उसके लिए सरकार फंड की व्यवस्था करे। मैं फिर से कहूंगा सरकार फंड दे, लेकिन किस गांव की क्या आवश्यकता है उनको भी देखें। वो सुविचारित गांव वालों को करना है कि हमें इस फंड का किस तरह से उपयोग करें, ऐसी व्यवस्था पंचायत राज एक्ट में बनाई जाए। हमारे माननीय पंचायत राज मंत्री जो है माननीय सतपाल महाराज जी हैं, और वो तो लगभग चमोली जिले के, उत्तराखंड के लगभग बहुत सारे गांवों में उन्होंने पैदल भी भ्रमण किया हुआ है, वो वाकिफ है यहाँ की समस्याओं से।
तो यदि ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार पे आए और सरकार एक लाइन में उसको पारित कर दे तो ये ज्यादा उत्तम रहेगा, तब जाके गांवों का पलायन रुकेगा। तो सबसे पहले तो पशु पक्षी जो हमारे खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं उनके लिए तार बाड़ करनी है या क्या करना है, कुछ पशुओं को जो है वो मारना भी पड़े तो उसकी पावर ग्राम पंचायत को दे दी जाए, तो एक तो ये बहुत बढ़िया रहेगा जी। और यदि ग्राम पंचायत कोई बजट बनाए और वो सरकार को प्रस्तुत करे, ब्लॉक में दे या जिला पंचायत राज विभाग में दे या जिला पंचायत को दे या सीधे डीएम को ही दे। पहले डीएम के पास बड़ा सुंदर फंड होता था, अनटाइड फंड, तो डीएम किसी गांव की तुरंत सहायता कर पाता था। आज तो सरकारों ने डीएम को पंगु बना दिया है, डीएम के पास कोई फंड ही नहीं होता है कि जिसका डीएम सीधा उपयोग कर सके। तो थोड़ा सा इस व्यवस्था पर भी अगर उत्तराखंड में कुछ होता है तो कर दिया जाए। एक मैं सुझाव ये देना चाहता हूँ कि सरकार के प्रत्येक विभाग जिन योजनाओं पर पूरे वर्ष भर व्यय कर नहीं पाते, 31 मार्च को पैसा वापस जाता है, तो सरकार एक उसका कॉर्पस फंड बनाए और वो आपदा राहत फंड के नाम से हो, और वो जो फंड है जिसको हम लोग केंद्र को वापस भेजते हैं या राज्य सरकार में समाहित करते हैं वो उस कॉर्पस फंड में चले जाए, ताकि विभाग का व्यय भी पूरा 100% दिख जाए और आपदा के समय सरकार उसको किसी भी गांव को बड़ी आपदा आई, जैसे इस समय केदारनाथ में आपदा है, तो वहां उस फंड को खर्च कर सके। होता क्या है कि फंड के हेड होते हैं, उस हेड में मालूम मछली के हेड में हमारे पास पैसा है, ना मछली के पौंड बन रहे हैं ना पानी है, पानी सूख गया कहाँ से होगा, मछली वाला पैसा वापस चले जाता है। तो हम ये कह रहे हैं वो आपदा में चले जाए तो वो कंजम्पशन भी हो जाएगा और राज्य की जरूरत, राज्य तो आपदा प्रोन है ही हमारा उत्तराखंड, तो उसके लिए काम आएगा। तो इस तरह की एक तो व्यवस्था किया जाए, मतलब पंचायतों को अधिकार संपन्न बनाया जाए, और ये केवल मतलब व्याख्यान से नहीं होगा, इसके लिए होमवर्क करना पड़ेगा। जी जी जी। और मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि मुख्यमंत्री ने सीधे बड़ी बैठक ली, पहले चर्चा हो जाती थी पंचायतों की किसी बैठक में, तो ये तो अच्छा है भाई, गाँव के लिए पहली बार सोचा है। और दूसरा सरकार गैरसैंण की तरफ भी सोचे, थोड़ा सा गैरसैंण में क्या हम लोग कर सकते हैं राजधानी की दिशा में, ग्रीष्मकालीन ही बनाए, कम से कम 6 महीने कम से कम रौनक रहेगी, उधर को जाने लगे। ठीक है, अभी तो सत्र की तारीख तय हो गई है तो रौनक आ जाएगी। ठीक है हरीश मैथुर जी, करना चाहिए सरकार को। देहरादून इतना कंजेस्टेड हो गया है, सारी की सारी चीजें हमने देहरादून घंटा घर पे थोप दी है और यहाँ पे तो अरकने फरकने की जगह तक नहीं बची है, इतना कंजेक्शन हो गया है। और आने वाले 10 साल बाद तो आज देहरादून की खूबसूरती समाप्ति ही समझो, मलिन बस्ती बन जाएगा देहरादून। ठीक है, तो इसके लिए भी सरकार को ही सोचना है। तो राजधानी गैरसैंण जाएगी तो कुछ यहाँ का लोड जो है वो डाइवर्ट होगा। अब तो गैरसैंण आपका 2 घंटे होने वाला है, तो रेल जाएगी तो 2 घंटे में आप गैरसैंण पहुंच जाएंगे। ठीक है, अच्छा मैं दीपक राव जी के पास आ रहा हूं। ठीक है दीपक राव जी, उस दिशा में भी सरकार को प्रयास करना चाहिए और जो पंचायतें हैं उसको बनाने के लिए क्या कर सकते हैं वो करना चाहिए। दूसरा, ठीक है दीपक राव जी, पंचायतों में मैथुर जी की आवाज डाउन कर पूरी पंचायत है ना, पता नहीं किस तरह का हम लोग योजना बनाते हैं। दीपक राव जी आपका सवाल। रवि जी, इस पूरी चर्चा में एक बात निकल के आई है और जो मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि जो मैथुर जी भी बोल रहे थे और अमरेंद्र मिश्र जी भी बोला है कि जो पंचायत है उसको हमें ज़्यादा शक्ति देनी पड़ेगी, उसको हमें ज़्यादा स्वायत्तता देनी पड़ेगी। जब तक हम पंचायत में जो है ग्राम जो सभाएं हैं, ग्राम जो प्रधान है उसको स्वायत्तता नहीं देंगे तब तक ये समस्याएं बनी रहेंगी। हो क्या रहा है कि योजनाएं जितनी भी हैं वो ऊपर से ग्राम में जा रही हैं, जरूरत उस ग्राम को है या नहीं है, उसकी जरूरत क्या है, उसकी क्या समस्याएं हैं, ये नहीं है। जबकि होना ये चाहिए जो प्राय पूर्व में होता रहता था, जिसकी अवधारणा पहले से पंचायत राज जहाँ जो नियम बना उसमें ये था कि पंचायतों से ऊपर जाना चाहिए, पंचायतों ऊपर से बोले कि हमें ये जरूरत है, हमें स्वायत्तता मिलनी चाहिए इस पैसे को यहाँ खर्च करने की। ये जब तक नहीं मिलेगा कैसे होगा? देखिए अब इस पूरी व्यवस्था में क्या बात बोली है मुख्यमंत्री जी, जिस बात को हम लोग बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है जो बीडीसी मेंबर है, जो जिलाधिकारी है, वो गांव के ग्राम सभाओं की मीटिंगों में बैठे या उनका कोई प्रतिनिधित्व बैठे, ताकि उनके द्वारा जो उनके गांव में जो समस्या है या उनकी जो जरूरत है वो जरूरत शासन प्रशासन को पता चले और फिर शासन प्रशासन उस जरूरत के हिसाब से नीति बना के योजना बना के उस गांव तक पहुंचाए। यहां पर जो विरोधाभास है वो ये है कि जो संपर्क है, जो संवादहीनता है
जो एक तरीके से ग्राम सभा में जो पंचायत ग्राम प्रधान की ग्राम सभा जो पंचायत है उसका जो संवाद है वो शासन प्रशासन से नहीं है। शासन प्रशासन ऊपर से जो आई हुई योजना है उसको सिर्फ इंप्लीमेंट कर रहा है। लेकिन ये तो महत्वपूर्ण है ना कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बिल्कुल अधिकारी बिल्कुल बैठेंगे। और एक और इस बात में देखिए, आज जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है उसमें दो स्पष्ट चीजें करी हैं। उन्होंने कहा है कूड़ा निस्तारण और स्वच्छता के ऊपर विशेष ध्यान दिया है। और रवि जी आप मुझे बताइए, हमारे अब तक हम इस बात में अब तक नहीं आए हैं कि हमारे पहाड़ों में जो लोग प्लास्टिक का यूज करते हैं वो जाता कहां है? कभी इस बारे में किसी ने सोचा? गांव लोग जो प्लास्टिक का यूज करते हैं किसी भी रूप में करते हैं वो जाता कहां है, वो कहां जा रहा है, इसके बारे में अब तक कोई भी नीति नहीं बनी है। जबकि अगर आदर्श ग्राम की अगर हम कोई परिभाषा गठित कर रहे हैं या आदर्श गांव की कोई हम लोग नियम कानून बना रहे हैं तो उसमें स्वच्छता और उसकी बात स्पष्ट करी गई है मुख्यमंत्री द्वारा भी। तो इसमें भी एक नीति बननी चाहिए ताकि आने वाले टाइम में आदर्श गांव की जो परिभाषा है उसमें सब कुछ संपूर्ण हो। ये नहीं है कि कुछ क्षेत्रों में रखा जाए और कुछ क्षेत्रों में ना रखा जाए। ये जो प्रक्रिया है अगर ये आगे बढ़ती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पर इस प्रदेश के जो ग्राम है उनको फायदा मिलेगा। लेकिन स्थिति जो है आपने देखा है कि मुख्यमंत्री जी कुछ और बोलेंगे, अधिकारी कुछ और बोलेंगे। और मैं आपको जीता जाता उदाहरण बताता हूं कि अभी हाल ही में मेरा किसी संदर्भ में जो दुग्ध अधिकारी हैं उनसे संपर्क मिला तो उनकी कुछ योजनाएं थी। जब मैंने उनकी योजना के बारे में जानना चाहा कि ये योजनाएं ग्राम क्षेत्रों में क्यों नहीं हो रहा है तो सबसे बड़ी समस्या क्या आई थी कि योजना तो बन गई लेकिन जागरूकता अभियान नहीं चल रहा है। ग्राम को वालों को पता ही नहीं है कि सरकार की कौन सी योजना आ रखी है। अगर सरकार के किसी अधिकारी द्वारा किसी काम चलाओ के लिए वो योजना को पहुंचाना है, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत काम हुआ और फिर वापस चले जाना है। जो गांव में जागरूकता अभियान चलना है, जो सरकारी नीतियां हैं, जो योजनाएं हैं उससे संबंधित वो है ही नहीं। सबसे बड़ा लैग जो मैंने उनसे आधा 1 घंटा पढ़ा समझा तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां आ रही है। तो मैंने कहा आप लोग कोई एक प्रोग्राम क्यों नहीं चलाते हैं गांव में जाकर? जितनी भी योजनाएं हैं गांव वालों को तो पता ही नहीं है कि आप लोग कितनी गायों के लिए पैसा दे रहे हो, कितनी डेयरी खोलने के लिए क्या दे रहे हो, तो उनको तो पता ही नहीं है। वो तो अभी भी परंपरागत तरीके से गाय भैंसे पाल रहे हैं। तो ये समस्याओं का निदान अगर हो जाए तो निश्चित रूप से इस प्रदेश के लिए अच्छा है। नवीन जी, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि जो सरकार की योजनाएं हैं जन जन तक वो पहुंचे और उनको जानकारी भी, उसको लेकर कई कार्यक्रम भी चलाए गए हैं, तो क्या वो कार्यक्रम पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे हैं? देखिए रवि जी, सरकार की पूरी कोशिश होती है कि जो सरकारी योजना है वो जनता तक पहुंचे, जो लाभार्थी उसके है वहां तक पहुंचे। और सरकार की योजनाएं पहुंच भी रही है, लाभार्थी उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं और लाभ भी ले रहे हैं। कुछ योजनाओं में अगर कहीं पर खामी होती है तो मैं समझता हूं कि उसको भी दुरुस्त करने का तरीका उस विभाग को भी ढूंढना पड़ेगा, सरकार को भी ढूंढना पड़ेगा। इसलिए डेटा आते हैं, ग्राउंड से डेटा लिए जाते हैं कि कितना % इंप्लीमेंट हुआ, कितना नहीं हुआ, फिर उस डेटा का विश्लेषण होता है, उसके बाद फिर अगली कार्रवाई होती है। तो ये सरकारी प्रोसेस चलता रहता है। अखबार में भी ऐड आता है, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, उसके माध्यम से भी सरकार अपना प्रचार करती है, आपके माध्यम से भी बात जाती है, विपक्ष भी चिल्लाता रहता है तो उससे भी थोड़ा सा आवाज कहीं ना कहीं जाती होगी। तो सब बहुत सारे माध्यम हैं जनता तक केंद्रीय योजनाओं को पहुंचाने का। पहले वाली बात नहीं है। जब से मोदी जी ने डिजिटल इंडिया का नारा दिया है और डिजिटल इंडिया पर काम हुआ है तो इस अब जो सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी जाने का रास्ता बड़ा आसान बन गया। सभी के हाथ में स्मार्टफोन होता है तो जानकारियां एक दूसरे से पहुंच जाती है। ये तो जानकारी वाली बात होगी। अब था कि पंचायत भवन पर हम अटक गए थे पिछली बार। पंचायत भवन में अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड में लगभग 7,795 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से 1,250 ग्राम पंचायत भवन का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। अगर हमारी सरकार की बात करें तो वर्तमान में 450 ग्राम पंचायत भवन बन रहे हैं और आगे की कैसे योजना होगी उस पर काम हो रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने उसका बजट भी बढ़ाया है। तो हमारा लक्ष्य है कि सभी ग्राम पंचायतों के पास अपने ग्राम पंचायत भवन होने चाहिए। तो सरकार का लक्ष्य है, सरकार इस लक्ष्य को लेकर चल रही है। फिर उन ग्रामों में जो भी सुविधा होती, चाहे विद्युतीकरण हो, चाहे सड़क हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, इनसे उनको जोड़ा जाए। और जो प्रशासन, जो जिला स्तरीय प्रशासन होता है उसको गाँव में सीधे संवाद प्रधान का सीधे हो। और इसके लिए निर्देश दिया गया कि उनके प्रतिनिधि भी उन सभाओं में बैठे, उन मीटिंगों में बैठे, ताकि एक्सपेडाइट हो जाए प्रोसेस, जो है टाइम को कम करा जाए, टाइम किल किया जाए, ताकि योजना जल्दी से जल्दी प्रभावी हो और जल्दी से जल्दी क्रियान्वयन उनका ग्राउंड पर हो। ये सरकारी योजना है, सरकार का ये उद्देश्य है। तो इसी उद्देश्य से ये सारी चीजें की जा रही हैं और मैं समझता हूं कि सरकार का बहुत बड़ा अच्छा उद्देश्य है और विकास की गति को बढ़ाने के लिए ये प्रक्रिया बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है अमरिंदर जी, आपने एक सवाल उठाया था अभी, आपने कहा कि ग्राम प्रधान है वो आपके काम तो कर देगा लेकिन उसके पास एक कार्यालय नहीं है और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिस पर काम करना होगा। तो अगर हम पंचायतों पर जब काम की बात करते हैं तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर आती हैं। उसी बात को आप कंप्लीट कीजिएगा, फिर मैं जवाब लूँगा। निश्चित तौर पर
हमारा ये कहना है कि पंचायतों को लेकर के यदि मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं और वो वास्तव में चाहते हैं कि पंचायतों को उनको अधिकार मिले जी, तो पिछले कुछ वर्षों से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो इन्हीं की सरकार की सारी दिक्कतें हैं, वो मैं जिस पार्टी में हूँ उस पार्टी की भी दिक्कत हो सकती है, सभी की दिक्कत हो सकती है कि धीरे धीरे पंचायतों को कमज़ोर करने का काम हुआ है। तो जैसे मैखुरी जी भी कह रहे थे और अभी दीपक भाई भी कह रहे थे कि जो पंचायतों को पूर्व में जो अधिकार थे, पंचायतों को अपनी भूमि में लीज करने का अधिकार था, पंचायतों को न्याय व्यवस्था में हस्तक्षेप का अधिकार था, पंचायतों को बहुत सारे अधिकार थे। धीरे धीरे सरकार ने उन अधिकारों को लगभग ख़त्म कर दिया है और वो एक दिन में नहीं हुआ है, वो पिछले 20-25 सालों की एक प्रक्रिया है। तो पहली बात हम ये कह रहे हैं कि अगर ग्राम पंचायत का धरातल पर विकास करना है तो उसके अनुरूप वहाँ का जो वातावरण है, जो सतत विकास लक्ष्य की जो प्रक्रिया है वो तय किया हुआ है कि सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत जो है काम होने हैं, तो वो जो लक्ष्य तय किए गए हैं उनके आधार पर कार्य हो। लेकिन कार्य को लेकर के वहाँ के लोग तय करें कि उनके यहाँ क्या काम होना है। होता क्या है, होता उल्टा है कि शासन से गाइडलाइन जाती है कि आपको इतना पैसा पानी पर खर्च करना है, आपको इतना पैसा वृक्षारोपण पर खर्च करना है, आपको इतना पैसा स्वास्थ्य पर खर्च करना है। तो अब मुझे आप एक बात बताइए, जब हम सतत विकास लक्ष्य को पूरा करते हुए आगे बढ़ते हैं तो क्या वो पैसा, अगर हमारे यहाँ पानी को लेकर के कम समस्या है और हमें लगता है कि उतना पैसा जितना हमारे पास अतिरिक्त पैसा है पानी के लिए हमारे पास स्कीम्स नहीं है क्योंकि पानी हमारे पास पर्याप्त है, या कहीं आप पहाड़ में चले जाइएगा तो आप देखिएगा कि एक तरफ नदी के एक तरफ जो है जंगल वाला इलाका होता है और एक तरफ बिना जंगल वाला इलाका होता है। तो क्या जंगल वाले इलाके और बिना जंगल वाले इलाके की आवश्यकताएं एक है? नहीं है। वृक्षारोपण की एक इलाके में आवश्यकता है और दूसरी तरफ जो है जल संरक्षण की आवश्यकता है, लेकिन सरकार यहाँ से तय कर देती है, प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक ही नियम कर देती है कि आपको इन गाइडलाइन के आधार पर काम करना है। मैं सरकार से अनुरोध करना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वास्तव में यदि पंचायतों में कुछ करना चाह रहे हैं तो ग्राम पंचायतों को ये अधिकार दे कि वो अपने ग्राम पंचायत के अनुसार, वहाँ की आवश्यकताओं के अनुसार वो नीतियाँ बनाए, उनको ये फ्रीडम दे, उनको ये आज़ादी मिले कि वो उस हिसाब से नीतियाँ बनाए। अब सरकार ने बनाया एक सबसे जो छोटी यूनिट होती है उसको बोलते हैं ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP, फिर होती है क्षेत्र पंचायत विकास योजना DPDP और फिर होती है DPDP जिला पंचायत विकास योजना। तो हर जगह सब अपने हिसाब से हर पंचायत योजना बनाती है, उसके बाद उसको पास करने का होता है, लेकिन ये सिर्फ कहने के लिए है, ऐसा होता नहीं है। तो होता क्या है कि ऊपर से जैसा विधायक लोग चाहेंगे या जैसा जिला योजना की बैठक में जो जिस पार्टी की सरकार है, जैसा वो उनके विधायक और तमाम लोग चाहते हैं वो वैसी लोगों पर योजनाएं थोप देते हैं। तो ये धरातल पर ऐसे में पंचायतें कैसे मजबूत होगी? पंचायतें कुछ और प्रपोजल भेज रही है, ऊपर से कुछ और आ रहा है। तो मेरा ये कहना है कि जो ग्राम पंचायतों को यदि मजबूत करना है तो हर ग्राम पंचायत को आदर्श बनाने वाली योजना बने, योजनाएं ऐसी बने ताकि हर ग्राम पंचायत में उसका लाभ मिले, उनकी भागीदारी हो, और इन सब से बढ़ करके कि वहाँ के स्थानीय व्यक्ति को घेर बाड़ की आवश्यकता है, कि उसको जो है वृक्षारोपण की आवश्यकता है, पहले पता चले वहाँ की जो मूल आवश्यकताएं हैं उसके वो स्वतंत्र हो इस बात के लिए कि वो वैसी योजनाएं बनाने के लिए स्वतंत्र हो। आप यहाँ से कह देंगे कि इस तरीके की योजनाएं, तो मैं देखता हूँ, मैं आपको यकीन नहीं आएगा कि एक बार हमारी पंचायत में एक आदेश आया कि मतलब कब्रिस्तानों का रख रखाव करना है या किसी मंदिरों के रख रखाव करना है, मतलब चारों गिरजाघर और तमाम चीज़ें, तो उनको लेकर के तो अब हम उस गाइडलाइन पर क्या काम कर सकते हैं आप बताइए। अब मान लिया जाए उस गांव में मंदिर भी नहीं है और मस्जिद और गिरजाघर और तमाम चीज़ें तो ही, तो इससे पता चलता है कि शासन में बैठे अधिकारी मतलब उनका योजना बनाने का मतलब उनका धरातलीय ज्ञान कितना है, वो धरातल पर
कितना कुल रहते मिला हैं। के ये है कि पहले आवश्यकताएं वहाँ की हों और हर जगह की आवश्यकताएं अलग अलग है। हरीश मैखुरी जी, आपने देखा है पहले से अभी तक जो पंचायतें हैं वो कितनी बदली हैं? क्या वहाँ पर जिस तरीके सरकार कहती है कि हम अब ऐसे सुझाव वहाँ के लिए ला रहे हैं, इस तरीके से उनको और सशक्त बनाया जाएगा, इसी तरफ हम आगे बढ़े हैं? या फिर जो पहले चीज़ें थी, जो न्याय पंचायत का आपने जिक्र किया, हमने भी देखा कि न्याय पंचायतें होती थी लेकिन वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई हैं। अब तो किसी को जानकारी भी नहीं होगी न्याय पंचायत ग्राम पंचायत के पास होती थी, वहाँ पर भी बहुत सारे डिसीजन हुआ करते थे। भी है, जियो तो नहीं मरा लेकिन न्याय पंचायतें मर गई, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि न्यायालयों पे लोड बढ़ गया है। जिस झगड़े को गांव में निपटना था 5 पंच बैठ के निपटा देते थे, और एक मतलब वकील होता था या जानकार थोड़ा बहुत कानून था, वही निपटा देता था। तो वो यहाँ तक आ गई। तो मतलब अगर पंचायतें समृद्ध करनी है तो उनको न्याय व्यवस्था कंप्लीट, मतलब प्रधान और प्रधानमंत्री का कॉन्सेप्ट था ना, तो हम उसको एक पूरी यूनिट थी, कंप्लीट यूनिट थी। तो इसीलिए पहले लोग गांवों से पलायन नहीं करते थे। अब ग्राम प्रधान के पास कुछ बचा नहीं है, बेचारे के पास वो रुपये पैसे का हिसाब लगाने के अलावा वो क्लर्क हो गया है सरकार का, मुफ्त का, बिना तनख्वाह का। तो थोड़ा सा यदि प्रधानों को उस तरह की पावर मिल जाए ना कि वो अपने क्षेत्र के लिए उनको क्या चाहिए, तो और उसमें आपका जो ग्राम पंचायत अधिकारी है वो प्रधान का सचिव होता है वैसे, तो उस तरह से हेल्प करे आए तो वो प्रधान का साहब हो गया है, अधिकारी हो गया है। तो इसलिए वो व्यवस्था चौपट हो गई है। दूसरा मैं एक काम कह रहा हूँ, दुनिया भर के गांवों में, उत्तराखंड में ना अरबों अरब रुपया, ये जलागम प्रबंध करके कोई विभाग है, पूरा पैसा हड़प जाता है, डकार जाता है उनके अधिकारी, और बहुत सारे नेता उसी के पैसे से माला माल बने हुए हैं, और बड़े भी बने हुए हैं, बड़े नेता भी हो गए हैं, जनप्रतिनिधि हो गए हैं। तो हम एक काम कह रहे हैं, जलागम प्रबंध का पैसा भी जलागम प्रबंध विभाग को तत्काल प्रभाव से समाप्त करके वो पैसा पंचायतों को तकसीम कर दिया जाए, पंचायतों को दे दी जाए। पंचायत अपना आप करेगी अपना प्रबंधन, किसी विभाग की आवश्यकता नहीं। उस गांव के लिए क्या चाहिए तो थोड़ा पंचायत के पास पैसा भी होगा, राइट भी होगा, और गांव पंचायत के लिए क्या स्कीम चाहिए वो भी होगी। अभी तो देहरादून में बिल बनते हैं और जलागम प्रबंध टिहरी में हो रहा है, देहरादून में बिल बन रहे हैं, जलागम प्रबंध गैरसैंण में हो रहा है, चमोली के। तो निश्चित रूप से ये व्यवस्था खत्म करो, जलागम प्रबंध खत्म नहीं होगा तो उत्तराखंड का अरबों अरब पैसा ऐसा ही ठिकाने लग रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं है, कोई काम नहीं है उन लोगों का। वन विभाग को दो वो पैसा, ग्राम पंचायतों को दो वो पैसा, और एक जो मैंने पहले भी कहा अब भी कहूंगा कि बद्री गाय का पैसा ग्राम पंचायत को दो। कितनी गायें किस परिवार के पास है, 1,000 रुपया एक गाय पर दो, सरकार ये व्यवस्था करे तो पंचायत राज की बैठक का औचित्य है। ठीक है। और नहीं तो मतलब बैठक तो अच्छी हो गई लेकिन करेंगे क्या, टास्क क्या रहेगा। तो पलायन रोकना है तो बद्री गाय को यदि हम 1,000 रुपए देंगे तो जो लोग गाय चरा रहे हैं ना उनको भी लगेगा कि हमारा सम्मानजनक और हमें आप पैसा भी मिल रहा है। तो गाय के गोबर से खेत मतलब हमारे सरसब्ज होंगे, तो केमिकल की खाद नहीं जाएगी, तो ग्रामों का स्वास्थ्य सुधरेगा। इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना होगा। ठीक है, मतलब चक्र है ये। ठीक है मैखुरी जी, अभी समय इतना ही इजाजत दे रहा है। मैं तीनों पॉलिटिकल पार्टी से फाइनल रिएक्शन ले लेता हूँ। नवीन प्रसाली, देखिए जो सरकार की मंशा है और सरकार की योजना है बहुत अच्छी है, और जो विशेषज्ञ भी यहाँ पर राय दे रहे हैं बहुत अच्छी दे रहे हैं। विपक्ष की भी अपनी राय मिलाने की कोशिश कर रहा है, उसको भी समाहित करके मैं समझता हूँ कि हम सबको मिलकर उत्तराखंड के विकास की बात करनी है, उत्तराखंड के हित की बात करनी है, उत्तराखंड के गाँव को मजबूत करने की बात करनी है, वही हमारी सरकार कर रही है, और इसलिए मैं समझता हूँ एक अच्छा कदम है। ठीक है, अमरिंदर जी। देखिए मेरा ये मानना है कि पंचायतों को, क्योंकि विकास की जो भी योजनाएं होनी है, जिसको भी साकार होना हो पंचायत में होना है, कोई भी काम होना है तो पंचायत में होना है। इसलिए मेरा ये मानना है कि पंचायत के प्रतिनिधियों को, पूरी पंचायत को उनको ये अधिकार मिले कि उनके जो जिस योजना को बना करके भेजते हैं, सरकार उन्हीं योजनाओं पर काम करे ताकि जो वहाँ की मूलभूत आवश्यकता है उस आवश्यकता की पूर्ति हो सके, तो उसी से पंचायत का लाभ होगा। बिल्कुल। दीपक राव जी। रवि जी, जो 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा जो घोषणा करी गई कि हर सांसद को एक गांव गोद लेना चाहिए, वो सांसद को एक उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी का एहसास कराने का था कि आप एक आदर्श गांव बना के लाए। और अब जो आज मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर बोला है कि 5 हर ब्लॉक में 5 बनेंगे, ये भी एक तरीके का एहसास और जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है विधायक का या सरकार का। और अगर ऐसा होता है
तो निश्चित रूप से इस प्रदेश के लिए, यहाँ के जनमानस के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जो इतिहास है भारतीय जनता पार्टी का जुमलों का, जो उन्होंने जुमला साबित किया प्रधानमंत्री की बात को, तो वही चीज ऐसा लगता है कि वो साबित ना हो, वो आगे ना बढ़े। जो मुख्यमंत्री ने बोला है वो धरातल में भी उतरना चाहिए। ठीक है, मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया करता हूँ, नवीन पिरसाली जी, अमरिंदर बिष्ट जी, दीपक रावत जी, हरीश मैकुरी जी, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई मुझे लगता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सामने निकल कर आई हैं कि जो गाँव के लिए करना है कुछ चीज़ें थोपी न जाएँ, हर गाँव की अलग अलग आवश्यकताएं हो सकती हैं। और इसीलिए मुख्यमंत्री ने भी कहा कि जब वहाँ पर जब ग्राम पंचायतों की बैठकें हो रही हैं, उनके बीच जा रहे हैं, तो अधिकारी समन्वय बनाएं कि इस गांव की आवश्यकता क्या है, और तब जाकर इन तमाम चीज़ों को धरातल पर उतारा जा सके। क्वेश्चन आवर में आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।